एक ऐसे थिंकर जिन्होंने इंडिया में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की शुरुआत की, एक ऐसे थिंकर जिन्होंने कास्ट को एक रिजिड सिस्टम ना बता के फ्लेक्सिबल सिस्टम बताया, एक ऐसे थिंकर जिन्होंने इंडिया में हो रहे सोशल चेंजेस को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की, उनका नाम है एम.एन. श्रीनिवास। सो हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के यूनिट 1 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन थिंकर जिनका नाम है एम.एन. श्रीनिवास। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एम.एन. श्रीनिवास का जन्म 1916 में हुआ था और उनकी डेथ 1999 में हुई थी। एम.एन. श्रीनिवास का जन्म एक ब्राह्मण फैमिली, मैसूर की एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इनके पेरेंट्स हमेशा से इनकी एजुकेशन के सपोर्ट में थे, इसलिए गांव से शिफ्ट होकर मैसूर आ गए थे। इनकी ग्रेजुएशन मैसूर यूनिवर्सिटी से हुई थी, इनकी मास्टर्स बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हुई थी, देन इनकी पीएचडी जीएस घुरे के अंडर बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हुई थी। देन फर्दर स्टडीज़ के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए, जहाँ पे ये रेडक्लिफ ब्राउन से मिले। अब देखो, जब ये रेडक्लिफ ब्राउन से मिले तो इन्होंने इनका जो इन्फ्लुएंस है वो पूरा की पूरा रेडक्लिफ ब्राउन से आया था। अगर हम रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनको रेडक्लिफ ब्राउन मिले थे। रेडक्लिफ ब्राउन को एक ओनली थिंकर हैं जिनको हम प्योर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कहते हैं। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन को हम प्योर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कहते हैं। अब ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म होता क्या है, अब हम इसको समझ लेते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले हम इसी को समझ लेते हैं। ठीक है, इमेजिन कीजिए आप एक स्कूल में हैं, ऑब्वियसली आप स्कूल में पढ़े होंगे। अब हर स्कूल में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। टीचर्स का एक अलग ग्रुप होता है जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम करता है, स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप होता है जो पढ़ने का काम करता है, मैनेजमेंट का अलग ग्रुप होता है जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, और जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनका अलग ग्रुप होता है जो पूरी क्लीनलीनेस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक हफ्ते के लिए कोई एक भी ग्रुप अपना काम करना बंद कर दे, मान लो स्टूडेंट्स पढ़ना बंद कर दें या टीचर्स पढ़ाना बंद कर दें, या मैनेजमेंट बोले हम नहीं बता रहे हैं कौन सा पीरियड कब लगेगा, ठीक है, या सफाई कर्मचारी बोले हम सफाई नहीं कर रहे हैं, क्या होगा? पूरा की पूरा स्कूल सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव कहता है कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि रिलीजन, ठीक है, एजुकेशन, फैमिली, मैरिज, किनशिप, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहता है कि ये जो सारे इंस्टीट्यूशन हैं सोसाइटी में हैं, ठीक है, सबका अपना अपना काम होता है। अगर एक भी इंस्टीट्यूशन अपना काम करना बंद कर दे तो पूरी सोसाइटी का सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि एक स्कूल में अगर एक ग्रुप काम करना बंद कर दे तो पूरे स्कूल का सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लो फैमिली सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो जाए हमारी सोसाइटी से तो पूरा की पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये कहता है, देखो भाई, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और हर स्ट्रक्चर्स के अपने अपने काम होते हैं, ठीक है, और हर स्ट्रक्चर के अपने अपने फंक्शन होते हैं। देखो, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऐसा पर्सपेक्टिव है जो हर चीज़ में फंक्शन देखता है। वो कह रहा है कास्ट है ना तो उसका भी एक फंक्शन है, स्लम है ना तो उसका भी एक फंक्शन है। कोई भी चीज़ इस सोसाइटी में इसीलिए है क्योंकि उसका फंक्शन है, फंक्शन नहीं होगा तो वो इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। इन प्योर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हमारे रेडक्लिफ ब्राउन है और इन्हीं के अंडर जब एम.एन. श्रीनिवास स्टडी करते हैं तो वो भी इसी पर्सपेक्टिव को इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं और इंडिया में पॉपुलराइज भी एम.एन. श्रीनिवास ने ही किया है। चलिए पिछली स्लाइड पे चलते हैं। तो इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, इनको मिला था रेडक्लिफ ब्राउन से। इनकी 2 फील्ड स्टडी हैं जो बहुत फेमस हैं, एक है रामपुरा विलेज और एक है कूर्ग सोसाइटी। तो सबसे पहले हम कूर्ग सोसाइटी को समझेंगे। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल अप्रोच देख लेते हैं इनकी, ठीक है, कि एम.एन. श्रीनिवास ने सोसाइटी को समझने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस को फॉलो किया। देखो, सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवास वो इंसान हैं जिन्होंने फील्ड वर्क पे ध्यान दिया, जिन्होंने बुक व्यू को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, जिन्होंने कहा देखो किताबों में जो लिखा है ना असल में वो फॉलो नहीं होता, तो हम फील्ड में जाके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने जो स्टडी को साथ में लिया था वो थी एथनोग्राफिक फील्ड वर्क। ठीक है, एथनोग्राफी क्या होती है? एथनोग्राफी एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जहाँ पे किसी कम्युनिटी को गहराई से समझा जाता है। ठीक है, किसी कम्युनिटी के कल्चर को, कस्टम, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, हर चीज़ को समझा जाता है और उस
को समझने के लिए उस कम्युनिटी का हिस्सा बना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मीना ट्राइब को समझने की कोशिश करूँ तो मैं उस मीना ट्राइब को सिर्फ बाहर से नहीं देखूंगी, मैं उसका हिस्सा बनूंगी, मैं वहाँ जाके उसमें पार्टिसिपेट करूँगी, उनके कल्चर को समझने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और एथनोग्राफिक फील्ड वर्क हमेशा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के साथ चलता है। ऐसी ऑब्जर्वेशन जहाँ पे आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, और आप अपनी वैल्यूज़ को साइड में रख के पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। उन्होंने फील्ड वर्क किया था रामपुरा विलेज में, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है जो हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, ठीक है। उन्होंने कूर्ग्स को स्टडी किया था और जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को उन्होंने पूरी सोसाइटी में अप्लाई किया था। यहाँ पे हिंदी में देखते हैं, संरचनात्मक क्रियावाद उन्होंने किया था, क्षेत्र अध्ययन इन्होंने किया था, ठीक है, इसको फील्ड वर्क भी कहते हैं हम, और एथनोग्राफिक भी उन्होंने किया था, प्रतिभागी अवलोकन, ठीक है, पार्टिसिपेंट, जो जिस भी सोसाइटी को उन्होंने स्टडी किया वहाँ के वो पार्टिसिपेंट बने, और एथनोग्राफी भी यही कहती है। रामपुरा गाँव में उन्होंने फील्ड स्टडी की, और कूर्ग, ये कौरगो नहीं है, ये कूर्ग है, कूर्ग का अध्ययन किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कूर्ग कम्युनिटी की। देखो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस वाले पोर्शन से एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो ऊपर ऊपर से पूछे जाते हैं, लेकिन हम फिर भी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कूर्ग कम्युनिटी, जिसको हम कोडावाज कम्युनिटी भी कहते हैं, ये ग्रुप है फ्रॉम कूर्ग्स, क्या कहते हैं, ये कर्नाटका के साउथ इंडिया में पाया जाता है। देखो, जो श्रीनिवास हैं वो भी मैसूर से बिलोंग करते हैं, और श्रीनिवास ने जितनी भी फील्ड स्टडी की हैं वो साउथ इंडिया में ही की हैं, ठीक है। तो कूर्ग कम्युनिटी को वो बताते हैं कि कूर्ग कम्युनिटी अपने डिस्टिंक्ट कल्चर, अपने डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन के लिए मानी जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कूर्ग कम्युनिटी अपने मार्शल आर्ट्स के लिए मानी जाती है। जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे तो कूर्ग कम्युनिटी के कुछ लोग आर्मी में रिक्रूट किए गए थे। ये लोग, कूर्ग कम्युनिटी के लोग, हिस्टोरिकली वॉरियर्स हैं, इनके अंदर जो वॉरियर्स वाली कलाएं हैं वो हिस्ट्री से ही हैं, ठीक है, तो इन्हें कोडावाज भी कहा जाता है। यहाँ पे श्रीनिवास ने ऑब्जर्व किया कि जो कूर्ग कम्युनिटी है ये अपने ही कल्चर को मेंटेन करके रखे हुए है, ये ब्राह्मण्स का जो एक मेन स्ट्रीम का कल्चर है उसको फॉलो नहीं करती है, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन आएगा कि कूर्ग कम्युनिटी के बारे में स्टडी किसने किया था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कोडावाज कम्युनिटी के बारे में स्टडी किसने किया था, तो कोडावाज ही कूर्ग हैं। ये भी देख लीजिए कि ये जो इस बुक में इन्होंने कूर्ग कम्युनिटी के बारे में लिखा था, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, ये बुक एम एन श्रीनिवास ने लिखी थी, ठीक है। अब देखो, कूर्ग एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। कूर्ग में एक छोटा सा ग्रुप है जिसका नाम है ओक्का। ओक्का एक ऐसा ग्रुप है जो मानता है कि वो लोग सेम ही लीनिएज से बिलोंग करते हैं, यानी सेम, उनके जो एंसेस्टर हैं वो सेम हैं, सेम एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ओक्का एक लीनिएज ग्रुप है कूर्ग सोसाइटी में, और वो कौन सा लीनिएज ग्रुप है, पैट्रीलिनियल या मैट्रीलिनियल, तो वो एक पैट्रीलिनियल ग्रुप है। अब पैट्रीलिनियल क्या होता है, अच्छा आप एक बात बताओ, आपका सरनेम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, माई सरनेम इज़ खंडेलवाल, माई नेम इज़ कृतिका खंडेलवाल एंड माई सरनेम इज़ खंडेलवाल। अब जो एक खंडेलवाल सरनेम है मुझे मेरे फादर से मिला है, मेरे फादर का जो सरनेम है वो उनके फादर से मिला है, मतलब ये पूरा पितृवंश चलता आ रहा है। ये कौन सा लीनिएज चल रहा है, पैट्रीलिनियल। अगर मुझे मेरा सरनेम मेरी मदर से मिला होता तो वो होता मैट्रीलिनियल, ठीक है। तो यहाँ पे पैट्रीलिनियल फैमिली सिस्टम चलता है। ओक्का में मेंबरशिप कैसे मिलती है, कोई भी इंसान अगर ओक्का ग्रुप में पैदा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो उस ग्रुप का मेंबर बन जाता है, ठीक है। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात, आप जहाँ भी देखेंगे ना, आप कास्ट में देख लो, आप ट्राइब में देख लो, आपको हमेशा शादी की बात जब भी आती है तो सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो एंडोगेमी होता है। लेकिन ओक्का एक ऐसा ग्रुप है जो एक्सोगेमी को फॉलो करता है कि ओक्का कम्युनिटी के लोग ओक्का कम्युनिटी में शादी नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि पूछ लिया आपसे जो लेविरेट मैरिज है वो कहाँ पे फॉलो की जाती है, तो ओक्का लेविरेज मैरिज को फॉलो करते हैं। लेविरेट मैरिज क्या होती है, देखो, जब एक वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो डिकीज्ड हस्बैंड के भाई से शादी कर लेती है। हिंदी में बोले बिल्कुल तो जब एक वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो अपने देवर से शादी कर लेती है। उस पूरे मैरिज सिस्टम को हम क्या कहते हैं, लेविरेट मैरिज, यानी देवर से जब शादी कर ली जाती है हस्बैंड की डेथ के बाद तो उसको हम लेविरेट मैरिज कहते हैं। तो पितृवंशीय चलता आ रहा है कि पूरा पिता से ही सबको नाम मिल रहा है,
एक कुलिया वंश होता है, ठीक है, और ब्रह्मा गोत्रीय, भाई गोत्रीय, भाई गोत्रीय यानी अपने गोत्र से बाहर शादी करते हैं, ठीक है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे एम एन श्रीनिवास के। एम एन श्रीनिवास ने 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे। द वन इज संस्कृताइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट ब्राह्मणाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट उन्होंने रामपुरा विलेज में जब स्टडी किया था तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ डोमिनेंट कास्ट हैं जो अपना इन्फ्लुएंस जमाए हुए हैं, ठीक है। वेस्टर्नाइजेशन की उन्होंने बात की और ये बात उन्होंने तब की थी और ये आज भी हम वेस्टर्नाइजेशन के प्रोसेस में ही चल रहे हैं, ठीक है। सेक्युलराइजेशन की उन्होंने बात की, कैसे जो रिलीजन है उसका इन्फ्लुएंस हमारे हर एस्पेक्ट से कम होता जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम संस्कृताइजेशन। आइजेशन का मतलब क्या होता है, हम पढ़ते हैं संस्कृताइजेशन, सेक्युलराइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, आइजेशन। व्हाट इज आइजेशन? आइजेशन इज अ प्रोसेस। इफ दिस इज संस्कृताइजेशन तो ये प्रोसेस किसका है, जहाँ पे हम अपनी संस्कृति को चेंज कर रहे हैं। देखो, इट इज अ प्रोसेस वेयर लोअर कास्ट अडॉप्ट द कस्टम एंड रिचुअल ऑफ हायर कास्ट, ठीक है। लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आपने रिसेंटली, काफ़ी टाइम हो गया उस न्यूज़ को, एमपी में एक एससी कम्युनिटी से एक बच्चा था, वो अपने स्कूल गया था, ठीक है, और उसे बहुत प्यास लगी थी तो उसने जो एक ब्राह्मण कम्युनिटी के उनके शिक्षक थे, उनके टीचर थे, उनके घड़े से पानी पी लिया। और अब जो उनके ब्राह्मण टीचर थे उन्होंने उस बच्चे को पीटा क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता था और उसको इतना पीटा कि उसकी डेथ हो गई, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि कास्ट जो है वो किस तरह से हमारे इंडियन सिस्टम में घुसी हुई है, ठीक है। अब ये जो बच्चा है या इस बच्चे की कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ये देखेंगे कि अपने आप को वो हीन भावना से देखने लगेंगे। वो देखेंगे कि यार कि ये जो अपर कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं हमें भी इनकी तरह बनना है और इनकी तरह बनने के लिए हम इनके रिचुअल्स को, इनकी लाइफस्टाइल को, ये जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से खाते हैं, हम उसको फॉलो करने लगेंगे और एक दिन हम उन्हीं का स्टेटस गेन कर लेंगे, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे ब्राह्मण्स के ब्राह्मण्स के सोशल स्टेटस को गेन करने के लिए लोग उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, संस्कृताइजेशन क्यों करते हैं? जिससे कि वो एक जो अपर कास्ट है उसका स्टेटस गेन कर लें। देखो मैं आपको समझाती हूँ, ये जो संस्कृताइजेशन है, ठीक है, इसमें लोग अपर कास्ट के कल्चर को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन एम एन श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन जब शब्द दिया था, इससे पहले इसको ब्राह्मणाइजेशन बोला था। एम एन श्रीनिवास ने देखा कैसे जो सोसाइटी में एक कास्ट सिस्टम है उसमें ब्राह्मण है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एम एन श्रीनिवास देखते हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है और ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो ब्राह्मण कास्ट को अडॉप्ट करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि उनका सोशल स्टेटस भी बढ़ के ब्राह्मण कास्ट के जैसा हो जाए। तो अब वो धीरे धीरे ब्राह्मण वेजिटेरियन होते हैं तो लोअर कास्ट के लोग धीरे धीरे नॉन वेजिटेरियन को छोड़ के वेजिटेरियन होने लगे। सुबह जल्दी उठ के थोड़ा पूजा पाठ करने लगे, ठीक है, सेक्रेड थ्रेड पहनने लगे, ये सब चीज़ें वो करने लगे क्योंकि उनको लगा कि इससे हमारा सोशल स्टेटस गेन हो जाएगा। जब एम एन श्रीनिवास ने पहले देखा था तब लोग सिर्फ ब्राह्मण्स के कल्चर को फॉलो कर रहे थे। लेकिन जब एम एन श्रीनिवास रामपुरा विलेज में गए तो रामपुर विलेज में उन्होंने देखा कि लोग सिर्फ ब्राह्मण के कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग एक अपर कास्ट के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जो एक डोमिनेंट कास्ट है और ज़रूरी नहीं वो कास्ट एक ब्राह्मण हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक विलेज है, इस विलेज में सबसे ज़्यादा क्षत्रिय कम्युनिटी के लोग रहते हैं, या आप मान लो सबसे ज़्यादा जाट रहते हैं जो हरियाणा के मिलेंगे आपको। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जाट रहते हैं, ठीक है। अब जो ये लोअर दूसरी कास्ट के लोग हैं वो जाट के जैसा बनना चाहेंगे क्योंकि जाट जब संख्या में ज़्यादा होंगे तो उनका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होगा, तो वो जाट का हिस्सा बनना चाहेंगे, ठीक है। अब उनको कोई मतलब नहीं है कि उनको ब्राह्मण की तरह बनना है, उनको मतलब है कि जो डोमिनेंट कास्ट है
अब वो उसकी तरह बनना है। तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि अब लोग ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण्स के कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, लोग डोमिनेंट कास्ट के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणाइजेशन कॉन्सेप्ट हटा के संस्कृताइजेशन दे दिया कि संस्कृताइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के लोग को या डोमिनेंट कास्ट के लोगों के कल्चर को इमिटेट करने लगते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं? जिससे कि उनका सोशल स्टेटस गेन हो जाए। अब क्या जो ये कर रहे हैं, ये जो इससे जो चेंज आएगा, क्या उससे उनकी कोई इकोनॉमिक जो कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन है, उसमें चेंज आएगा? नहीं। देखो, ये जो हो रहा है ये उनके पर्सनल लेवल पे चेंज हो रहा है, कल्चरल लेवल पे चेंज हो रहा है और रिचुअल लेवल पे चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जो इकोनॉमिक कंडीशन लोअर कास्ट की पहले थी वही अब है, जो पॉलिटिकल कंडीशन लोअर कास्ट की पहले थी वही अब है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन में चेंज नहीं हो रहा है। ये चेंज सिर्फ रिचुअल बेसिस पे चल रहा है कि सोसाइटी कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, ये दिखाता है कास्ट सिस्टम इज़ नॉट अ कम्प्लीटली रिजिड। अब एम.एन. श्रीनिवास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। एम.एन. श्रीनिवास बोलते हैं कास्ट एक रिजिड सिस्टम नहीं है, कास्ट एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है और कास्ट में मोबिलिटी अलाउ है। लोग संस्कृताइजेशन कर रहे हैं, लोग अपने स्टेटस को छोड़ के एक अपर कास्ट की कम्युनिटी के स्टेटस को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे जब जी.एस. घुरे आए थे तो जी.एस. घुरे ने बोला था कि कास्ट एक क्लोज सिस्टम है, कास्ट में मोबिलिटी नहीं हो सकती। लेकिन एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि नहीं, कास्ट में मोबिलिटी हो सकती है। बट ये जो मोबिलिटी है ये एक दो दिन की मोबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज लोअर कास्ट के लोग संस्कृताइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो 4-5 साल बाद भी वो संस्कृताइज्ड हो जाएंगे। नहीं, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट इज़ अ जनरेशनल प्रोसेस। ठीक है, 2-2, 3-3 जनरेशन लग जाती हैं लोगों को संस्कृताइजेशन करने में, और तभी भी आफ्टर इवन 2-3 जनरेशन ऑफ संस्कृताइजेशन जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो दूसरी कास्ट के लोग हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो उनको वो सोशल स्टेटस नहीं देते हैं जिसके लिए उनकी जनरेशन लग गई संस्कृताइजेशन करने में। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं, निचली जातियां ऊंची जातियों, विशेषकर ब्राह्मणों के, विशेषकर यहाँ पे देखो विशेषकर ब्राह्मणों की बात हो रही है, बट यहाँ पे सारी ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही है। लोग एक डोमिनेंट कास्ट के कल्चर को भी फॉलो करेंगे। ठीक है, परंपराओं को अपनाती है। अब एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं देखो भाई, जाति प्रणाली है ना पूरी तरह से कठोर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, चेंजेस किए जा सकते हैं, चेंजेस लिमिटेड हैं, चेंजेस करने में जनरेशन्स लग जाएंगी। ठीक है, गतिशीलता हो सकती है बिल्कुल। ठीक है, और ये चेंजेस सांस्कृतिक और धार्मिक होते हैं, आर्थिक और राजनीतिक ये चेंज नहीं होते हैं, बहुत स्लो चेंज है। देखो ये, अब मैंने आपको बताया कि जब एम.एन. श्रीनिवास रामपुर विलेज में गए थे तो रामपुरा विलेज में उन्होंने देखा कि लोग ब्राह्मण्स के कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस लोग एक डोमिनेंट कास्ट के कल्चर को इमिटेट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो डोमिनेंट कास्ट एक एग्रीकल्चरल कास्ट भी हो सकती है, एक पेस्टोरल कास्ट भी हो सकती है। ठीक है, अब ये डोमिनेंट कास्ट होती क्या है? सबसे पहले तो जान लेते हैं जो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट है वो आपका एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था अपने ऐसे द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में। ठीक है, जो 1959 में पब्लिश किया था। ठीक है, अब ये देखो डोमिनेंट कास्ट क्या है? वो अपने आप का अपने खुद का इन्फ्लुएंस जमा के रखती है कि जो है हम ही हैं। ठीक है, डोमिनेंट कास्ट को हम यहाँ पे जो प्रमुख जाति लिखा है ना, इससे ज़्यादा हम जो एक बनेगा इसका वो प्रधान जाति बनेगा, जो अपने आप को प्रधान मानती है। ठीक है, अभी डोमिनेंट कास्ट है क्या? देखो, डोमिनेंट कास्ट इज अ कास्ट जो एक हाई स्टेटस यील्ड करती है, यील्ड्स हाई स्टेटस इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ लाइफ, और बेसिकली इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। यहाँ पे डोमिनेंट कास्ट आप चाहे पॉलिटिकल स्फीयर ले लो, इकोनॉमिक स्फीयर, ठीक है, या सोशल स्फीयर, या एजुकेशन में आप चले जाओ, हर जगह आपको डोमिनेंट कास्ट का दबदबा मिलेगा। अभी डोमिनेंट कास्ट है क्या है डोमिनेंट कास्ट? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ठीक है, तो हम प्रधान जातियों की यहाँ पे विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, संख्या की शक्ति। ठीक है, जिस गांव में
जिस जाति के लोग सबसे ज़्यादा रह रहे होंगे, जिस विलेज में जिस कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा रह रहे होंगे, वो वहाँ की डोमिनेंट कास्ट कहलाएगी। देखो ऑटोमेटिकली जब जिस कम्युनिटी के लोग, जिस कास्ट के लोग ज़्यादा होंगे, ऑटोमेटिकली उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली डिसीजन उनके फेवर में होने लगते हैं, कहीं ना कहीं वो एक पावर को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें न्यूमेरिकल में, तो हम बात करें जाट की, जाट आपको हरियाणा में मिल जाएंगे। अगर आप वेस्टर्न राजस्थान में जाएंगे तो आपको मीना ट्राइब मिलेगी, ठीक है। राजस्थान के कुछ गांव में आपको गुज्जर मिलेंगे। आप भील ट्राइब देख लो एमपी में। क्या ये सब ब्राह्मण्स हैं? नहीं, ये सब ब्राह्मण्स नहीं है, ये अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, बट इनकी संख्या ज़्यादा है, तो उस जगह पे इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पावर। अब देखो जब लोग सेम कास्ट के लोग ज़्यादा होंगे तो उनकी इकोनॉमिक पावर भी अच्छी होगी। वो बहुत उनके पास बड़ी बड़ी लैंड, बड़ी बड़ी ज़मीनें, उनके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पावर। अब देखो पॉलिटिकल पावर का कॉन्सेप्ट कैसे निकलता है। ये गांव है, इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो जाट लोगों की है। अब चुनाव होंगे, जब चुनाव होंगे तो जाट जो कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी के लोगों का वोट बैंक क्या है? जाट कम्युनिटी। जितने भी, अगर कोई जाट कम्युनिटी का इंसान खड़ा हो जाता है चुनाव में, तो जितने भी जाट कम्युनिटी के लोग हैं वो उसी को वोट देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो पॉलिटिकल पावर है वो गेन कर लेते हैं। देखो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है ना वो नंबर है। जहाँ पे जिस गांव में सेम कास्ट के लोगों का नंबर ज़्यादा होगा, वो ऑटोमेटिकली उस पॉलिटिकल पावर को गेन कर लेती है, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन, डोमिनेंट कास्ट के पास जब पॉलिटिकल पावर होगी, जब अच्छा पैसा होगा, तो वेस्टर्न एजुकेशन भी एक्सेस कर सकती है, ठीक है। और जब वो वेस्टर्न एजुकेशन एक्सेस करेगी तो उसके पास कहीं ना कहीं नॉलेज ज़्यादा होगी, वो अच्छे जो पॉलिटिकल पोजीशंस होती हैं उन पे अप्लाई कर सकती है, तो यहाँ से भी उनकी पॉलिटिकल पावर बढ़ जाएगी। और जब उनकी एजुकेशन वेस्टर्न होगी, वो एक हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे होंगे, तो फिर क्या वो एग्रीकल्चर में रहना पसंद करेंगे? नहीं, वो एग्रीकल्चर से बाहर निकलेंगे, वो शहरों की तरफ जाएंगे, और जब वो शहरों की तरफ जाएंगे तो उनका इनकम सोर्स क्या हो जाएगा? अर्बन सोर्स। ऑब्वियसली बात है। देखो अगर आप देखो कहीं भी गांव में, किसी भी गांव में आप चले जाओ, मान लो जहाँ पे जाट हैं, जहाँ पे गुज्जर हैं, जहाँ पे आप ये मीना है, वहाँ जब भी उनका इकोनॉमिक स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस बड़ा हो जाता है, तो उनके जो बच्चे हैं वो बाहर रहने लगते हैं, और जब वो बाहर रहने लगेंगे तो वो बाहर से कमा के लेके आएंगे, तो उनका इनकम ऑफ सोर्स अर्बन हो जाएगा। नेक्स्ट है उनकी लोकल कास्ट में हायरार्की ज़्यादा है। देखो एक होता है जो हमारा वर्ना सिस्टम है, उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण है, देन क्षत्रिय, ठीक है, उसके बाद देन वैश्य, देन शूद्र। ये हमारा है इंडिया का जो पूरा वर्ना सिस्टम है जो लिखा गया है। बट लोकल कास्ट हायरार्की क्या होती है भाई? देखो ये नंबर के बेसिस पे ही देख लो। अगर हम हरियाणा की बात करें तो जो जाट है, अगर हम हरियाणा की बात करें तो जो जाट है पॉलिटिकल लेवल पे भी हायरार्की में सबसे ऊपर है, इकोनॉमिक लेवल पे भी हायरार्की में सबसे ऊपर है, एजुकेशन में भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के बच्चों को वेस्टर्न एजुकेशन मिल रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सोर्स ऑफ इनकम में भी सबसे ज़्यादा हायरार्की पे है, नंबर में भी वो हायरार्की, मतलब हर एस्पेक्ट में उनका लेवल है वो हायरार्की में सबसे ऊपर है, ठीक है। तो लोकल कास्ट हायरार्की में उनकी जो रैंक है वो सबसे ऊपर होगी, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। चलो एक बारी, हमने लिखा ही हुआ है, संख्या ज़्यादा होगी, आर्थिक स्थिति ज़्यादा होगी, राजनीतिक स्थिति ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी शिक्षा का वो एक्सेस कर सकेंगे। जब पश्चिमी शिक्षा का एक्सेस करेंगे तो उनका जो इनकम का स्रोत है वो क्या हो सकता है? शहरी, क्योंकि वो शहरों की तरफ जाके रहने लगेंगे, ठीक है। और उनका जो स्थानीय जाति में पदानुक्रम सबसे ऊंचा होगा। अब बात करेंगे वेस्टर्नाइजेशन की। एम श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन की बात कर ली। संस्कृताइजेशन से पहले उन्होंने ब्राह्मणाइजेशन की बात कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने डोमिनेंट कास्ट की बात कर ली कि डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो एम श्रीनिवास ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। किस ऐसे में इंट्रोड्यूस किया था ज़रा याद करके मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे डोमिनेंट कास्ट के। अब श्रीनिवास आगे बढ़ जाते हैं। अब कहते हैं अब हम समझेंगे वेस्टर्नाइजेशन को, और ये वाला कॉन्सेप्ट ना आप अभी भी बहुत अच्छे से लिंक कर पाओगे, ठीक है। तो आइजेशन इज अ प्रोसेस, वेस्टर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे इंडियन सोसाइटी
वेस्टर्न आइडियाज़ को, वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न एजुकेशन को, वेस्टर्न पहनावे को, वेस्टर्न फूड को, सबको अपने अंदर लेके आ रही है। अब ये वेस्टर्नाइजेशन शुरू कहाँ से हुआ था? देखो, ये जो वेस्ट के कंट्रीज़ हैं, इन्होंने जब अपनी कॉलोनीज़ को स्प्रेड करना स्टार्ट किया, जिसमें एक बहुत बड़ी कॉलोनी इंडिया भी थी, तो ये लोग जब उन कॉलोनी में जाके रहने लगे तो उन्होंने अपने कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई किया। अब ये तो चले गए वापस, लेकिन ये अपने कल्चर को वहीं पे छोड़ गए। हम कहते हैं ना, अंग्रेज़ तो चले गए पर अंग्रेज़ी छोड़ गए। उन्होंने अपने कल्चर का छोटे छोटे एस्पेक्ट हर कॉलोनी में डाल दिए, और आज भी आप देखोगे कि वो छोटे छोटे एस्पेक्ट इतने बड़े एस्पेक्ट हो गए हैं कि हम वेस्टर्नाइजेशन के सबसे बड़े, हम लोग खुद सबसे बड़े एक एग्जाम्पल हैं कि हम किस लेवल पे वेस्टर्न चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ। चलिए हम फूड से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका फूड। ठीक है, ये जो बर्गर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमारे इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे इंडिया में ये पिज़्ज़ा, बर्गर और ये वेस्टर्न क्लोथ्स, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में आप वेस्टर्न चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। देखो, ये जो बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज़ है, ये पिज़्ज़ा आपका इटली से आया है। ठीक है, ये इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक्सरसाइज में भी देखोगे, इंडिया का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो योगा है, बट आजकल जुम्बा चल गया है, नई नई तरह की एक्सरसाइजेस चल गई हैं। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जिसके पीछे हम लोग बहुत बुरी तरह से भाग रहे हैं। नेक्स्ट है ये जो डेज़ का कॉन्सेप्ट, इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। वैलेंटाइंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स, ये सारे डेज़ इंडियन कॉन्सेप्ट्स में नहीं है। इवन अभी भी आप देखोगे, जब ये वैलेंटाइंस डे आता है तब क्या कहते हैं लोग, स्टेटस लगाते हैं जो बहुत ही इंडियन कल्चर को मानते हैं। वो कहते हैं कि आज वैलेंटाइंस डे नहीं, आज तो तुलसी विवाह है, आज तो मातृ पितृ दिवस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारी सोसाइटी पे कम हो। अगर मैं बात करूं कपड़ों की, तो कपड़ों में तो वेस्टर्नाइजेशन का जो इन्फ्लुएंस है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारे इंडिया में जो फॉर्मल्स में चलता था वो कुर्ता पजामा चलता था मेल का। फीमेल भी कुर्ता सूट सलवार पहनती थी, साड़ी पहनती थी। बट अब नए नए तरह के कपड़े चल गए हैं, क्रॉप टॉप चल गए हैं। ठीक है, उसके बाद स्कर्ट्स चल गई हैं, नए नए तरह के फॉर्मल्स चल गए हैं। तो पूरी तरह से वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब किसी भी एस्पेक्ट में चले जाओ, अब एजुकेशन के एस्पेक्ट में जाओगे, आप देखोगे 6th क्लास से स्पेनिश पढ़ाना शुरू कर दिया है। मेरा भाई है जो वो 9th क्लास में है, और आप देखोगे कि उसको पढ़ाए जा रहे हैं, स्पेनिश पढ़ाए जा रहे हैं, उसको स्पेनिश का एस भी समझ नहीं आ रहा है, बट कंपलसरी है। वर्नैकुलर लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहे। या इंडिया की इतनी सारी लैंग्वेज है, आप इंडिया की लैंग्वेज पढ़ाइए। ठीक है, इंडिया की वर्नैकुलर लैंग्वेज में अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें अभी बोला कि MBBS का सिलेबस है वो वर्नैकुलर लैंग्वेज में भी लाया जाएगा। जिसको इंग्लिश समझ नहीं आ रही है वो भी इंग्लिश समझे जा रहा है। आप किसी इंटरव्यू में चले जाओ, वहाँ भी अंग्रेज़ी का ही सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। क्या है ये पूरा वेस्टर्नाइजेशन है कि हम वेस्ट के कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, हम वेस्ट के कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं, क्या हम ये जो वेस्टर्नाइजेशन है इसको पूरी तरह से ले रहे हैं? नहीं, हम वेस्टर्नाइजेशन को लेते हैं बट कहीं ना कहीं हम उसमें इंडियनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट डाल देते हैं। ठीक है, जैसे बर्गर ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्ट का है, हमने इसको अपने हिसाब से बना लिया आलू टिक्की बर्गर। ठीक है, इसमें हमने इंडियनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न थिंग्स कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस लेवल पे, हमारे कल्चरल लेवल पे, हमारे सोशल लेवल पे, हमारे पॉलिटिकल लेवल पे हर जगह वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्युलराइजेशन। इसको डिस्कस करते हैं। क्या होता है सेक्युलराइजेशन? हर कोई बोलता रहता है सेक्युलराइजेशन। जब भी हम सेक्युलराइजेशन की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि हमारा जो देश है उसका कोई रिलीजन नहीं है, हमारा जो रिलीजन है और हमारा जो कंट्री है सेपरेट है। हम सोशियोलॉजी में अगर हम बात करें सेक्युलराइजेशन की, तो सोशियोलॉजी में सेक्युलराइजेशन होता है कि जब रिलीजन का इन्फ्लुएंस सोसाइटी के हर एस्पेक्ट से कम होता है, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करो, चाहे आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करो, चाहे आप एजुकेशन में बात कर लो, सोशल में बात कर लो, फैमिली में बात कर लो, हर जगह रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। ठीक है, श्रीनिवास कहते हैं सेक्युलराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच रिलीजन ग्रेजुअली लूजेस इट्स डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल रिलीजन का कम होता जा रहा है। ठीक है,
पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे। एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। सेकुलराइजेशन को हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्षीकरण, कि हम धर्म से निरपेक्ष हो गए हैं, हमारा कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे जीवन के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर अपना प्रत्यक्ष कम करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक एक करके एग्जाम्पल समझेंगे। अभी श्राद्ध पक्ष निकला है, अभी नवरात्रि शुरू हुए हैं। ठीक है, चलो नवरात्रि से ही ले लेते हैं। नवरात्रि में हमारा जो रिलीजन है बेसिक, अगर हम उस पर जाएं तो कहता है कि आप देखो, कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है, बट हम मानते हैं कि प्याज खाना अलाउड नहीं है, श्राद्ध पक्ष में नए कपड़े लेना अलाउड नहीं है। बट क्या आप इन सब चीज़ों को बहुत एब्सोल्यूट तरीके से फॉलो करते हो? लाइक कल ही आपको एक नई टी शर्ट की ज़रूरत है, आपका इंटरव्यू है, तो क्या आप नहीं खरीदोगे? बिल्कुल खरीदोगे आप। तो क्या है, सोशल लेवल पे आपका जो रिलीजन का इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा है। एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन में आप देखेंगे कि अभी अभी लास्ट रिसेंट में इतने केसेस होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने के लिए मना किया है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस यानी आप ये नहीं कह सकते कि आप कलावा पहन के आओ, आप तिलक लगा के आओ। ठीक है, इन सब को मना किया गया जिससे इक्वालिटी मेंटेन होके रहे और सेक्युलराइज्ड चलता रहे। अब आप कहेंगे कि नहीं भाई, हमारे स्कूल में तो रामायण महाभारत पढ़ाई जाती है। तो देखो, रामायण महाभारत वैल्यूज़ के लिए पढ़ाई जाती है, उनसे हम कौन सी वैल्यूज़ ले रहे हैं? हम किसी भी धर्म के टेक्स्ट से, किसी भी धर्म के जो हिस्टोरिकल चीज़ें हो गई हैं उनसे हम वैल्यूज़ ले सकते हैं, बट हम किसी पे ये नहीं थोप सकते कि आप तिलक ही लगा के आओ या आप कलावा ही पहन के आओ। ठीक है, तो एजुकेशन फील्ड से हमारा कम हो रहा है। पॉलिटिकल फील्ड में देख लेते हैं। पॉलिटिकल फील्ड में आप देखोगे कि रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो गया है, जैसे कि रिलीजन और कास्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिलीजन के हिसाब से कि जो अनटचेबल्स हैं वो कास्ट सिस्टम से बाहर हैं, उन्हें चीज़ों का एक्सेस नहीं होना चाहिए। बट पॉलिटिकल लेवल पे अनटचेबल्स को, इवन एवरी कास्ट को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए हुए हैं, इक्वल ह्यूमन राइट्स दिए हुए हैं, सारे राइट्स इक्वल हैं। ठीक है, अब हम बात करें, हमने बात की एजुकेशनल, कल्चरल लेवल पे बात करें। कल्चरल लेवल पे भी आप देखेंगे पहले के टाइम में रिलीजन बहुत एब्सोल्यूट तरीके से हम मानते थे। ठीक है, बट अब क्या हो गया है कि हम रिलीजन को अपने हिसाब से मोल्ड करने लगे हैं कि रिलीजन बोलता है कि आपको थर्सडे को अपने हेयर वॉश नहीं करने हैं, बट आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो आपने उसको उसी तरह से फोल्ड करिए। अरे हम कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरी, अगर क्या कहते हैं, बहुत ही ऐसा काम हो जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उसमें हम अपने हेयर वॉश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कुछ ऐसे मिथ बनाए हुए हैं कि हम अपने नेल्स कट नहीं कर सकते, फिर हम कहते हैं अरे हम कर सकते हैं, जब बहुत ज़रूरी काम हो तो हम अपने रिलीजन को मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन फील्ड में आप, पॉलिटिकल फील्ड में आप एक ये भी देखोगे कि अभी रिसेंटली ट्रिपल तलाक वाला जो कॉन्सेप्ट आया था उसमें ट्रिपल तलाक पे बैन लगा दिया था। तो रिलीजन के हिसाब से ये सोशल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट दोनों को चेंज कर रहा है। रिलीजन के हिसाब से, इस्लामिक जो रिलीजन है उसके हिसाब से कि आप अगर एक हस्बैंड वाइफ को 3 बार तलाक का वर्ड्स बोल देते हैं तो वहीं पे उनका इंस्टेंटली डाइवोर्स हो जाता है और वाइफ उसमें कुछ भी नहीं कर सकती, वो कोई भी एक्शन नहीं उठा सकती क्योंकि डाइवोर्स हो चुका है। और ये जो पूरा राइट है ये सिर्फ हस्बैंड के हाथ में है, वुमेन के हाथ में नहीं है। ठीक है, तो हम हमारे कंट्री में पॉलिटिकल लेवल पे एक लॉ आता है, ठीक है, जिसमें ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया जाता है। तो अब क्या है, रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, हम इक्वालिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम सेक्युलराइज होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे वोट बैंक। ये जो वोट बैंक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको डोमिनेंट कास्ट में भी समझाया था कि जैसे एक गांव में जाट कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो जब चुनाव होते हैं तो जाट कम्युनिटी से अगर कोई मेंबर चुनाव में खड़ा हो जाता है तो सारे जाट उसी को वोट देंगे। ठीक है, तो यही उसका वोट बैंक है। वोट बैंक इज व्हेन कास्ट और कम्युनिटी वोट्स कलेक्टिवली फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी। वोट बैंक एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं जो लोग सेम ही कैंडिडेट और सेम ही पार्टी को कंसिस्टेंटली वोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे यूपी में जो समाजवादी पार्टी है उनके फिक्स वोट बैंक हैं, जैसे कि मुस्लिम, यादव्स। ठीक है, और आप उसमें इसके अलावा आप लोक जनशक्ति पार्टी में जाओगे जो चिराग पासवान की है।
चिराग पासवान की है। और ये जो पासवान जो लोग हैं ये दलित लोग होते हैं, ठीक है। तो चिराग पासवान की जो पार्टी है उसमें सबसे बड़ा वोट बैंक दलित कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी वो उन दलित कम्युनिटी के लोगों के लिए काम करती है और बदले में वो उनको वोट देते हैं। तो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट, पर्टिकुलर पार्टी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए उसके इंटरेस्ट में काम करते रहते हैं, जिससे उनका वोट बैंक चेंज होके कहीं और वोट ना दे दे। अब आप देखोगे अभी करंट में क्या चल रहा है, जो अपर मिडिल क्लास हिंदूज हैं वो बीजेपी का वोट बैंक है, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं देखो कैसे जो कास्ट है वो इंडियन डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखती है, कैसे इंडियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, कि लोग कास्ट के बेसिस पे वोट देते हैं, ठीक है। लोगों को पता भी नहीं है कि अंदर जो लोग, देखो जैसे कि आप मान लो जैसे बीजेपी है, बीजेपी को हम हिंदुओं की पार्टी मानते हैं मेन, ऐसा हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। अब अंदर इसके हमारे रीजनल में अगर एमपी के चुनाव होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, तो हम बीजेपी सोच के वोट देते हैं। हम ये सोच के वोट नहीं देते कि अभी हमारे एमसीडी में कौन खड़ा हुआ है, अभी हमारे यहाँ का विधायक कौन है, हमारे यहाँ का एमपी कौन हमारे यहाँ का एमपी कौन हो सकता है, हम कुछ नहीं, हम सिर्फ एक चीज़ सोच के देते हैं कि ये जो पार्टी है ये हिंदुइज्म के सपोर्ट में है और हम इसी को वोट देंगे, ठीक है। तो कैसे जो कास्ट सिस्टम है पूरे के पूरे इंडिया की डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखता है, पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को मेंटेन करके रखता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। और लोगों के लिए जो कास्ट आइडेंटिटी है वो इम्पॉर्टेंट है। किससे? वो लोग नहीं देखते हैं वोट देने से पहले कि ये इस मेंबर ने हमारे लिए काम किया या नहीं किया है, जो हमारे यहाँ से विधायक खड़ा हुआ है वो कैसा है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। कभी आपने देखा है कि आपके यहाँ से जो विधायक जी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपको वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं देखा, आपने फिक्स किया हुआ है हमें इसी पार्टी को वोट देना है, क्योंकि आप उस पार्टी के वोट बैंक हैं, ठीक है। तो अब हम एक बार इम्पॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं श्रीनिवास की। इससे पहले हम जरा ये समझ लेते हैं कि हमने कौन कौन से चीज़ें पढ़ी। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने स्टार्ट किया था श्रीनिवास जो एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कूर्ग सोसाइटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद कूर्ग में ही हमने ओक्का क्लैन ग्रुप के बारे में पढ़ा, जो कि एक पैट्रीलिनियल ग्रुप है। लेविरेट मैरिज यहाँ पे फॉलो की जाती है। अब लेविरेट मैरिज क्या होती है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको याद भी है या सब कुछ दिमाग से ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि इसको पहले एम.एन. श्रीनिवास ने ब्राह्मणाइजेशन बोला था, लेकिन जब उन्होंने रामपुरा विलेज को स्टडी किया देन ही रियलाइज्ड कि लोग सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी के कल्चर को इमिटेट ना करके डोमिनेंट कास्ट की कम्युनिटी के कल्चर को इमिटेट कर रहे हैं। तो इसी में ही उन्होंने ब्राह्मणाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था उसके बाद डोमिनेंट कास्ट क्या होती है, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। डोमिनेंट कास्ट किस बुक में दिया है याद करो आप, ठीक है। और डोमिनेंट कास्ट वर्ड पहली बार इसने यूज़ किया है, एम.एन. श्रीनिवास ने यूज़ किया है। डोमिनेंट कास्ट देख लिया। डोमिनेंट कास्ट के बाद हमने क्या पढ़ा था? डोमिनेंट कास्ट के बाद हमने पढ़ा था वेस्टर्नाइजेशन, जिसमें हमने देखा था कैसे आपके हर एस्पेक्ट में, आप बैठे भी हुए हैं तो आपके पास आधी चीज़ें वेस्टर्न कंट्रीज़ की होंगी, आधे से ज़्यादा स्किन केयर लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ का लेने में लगे हुए हैं, ठीक है। वेस्टर्नाइजेशन। उसके बाद हमने सेक्युलराइजेशन देखा। सेक्युलराइजेशन में हमने देखा कैसे रिलीजन का जो इम्पैक्ट है हमारे हर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी पे कम होता जा रहा है, चाहे हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें, चाहे हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें, ठीक है। उसके बाद हमने वोट बैंक देखा। वोट बैंक में क्या देखा हमने कि वोट बैंक एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो सेम पार्टी को या सेम कैंडिडेट को कंसिस्टेंटली वोट देते हैं और वो पार्टी उन लोगों के लिए काम करती है। एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको, ये क्वेश्चन में आ सकती है स्टेटमेंट के बेसिस पे, ठीक है, कि देखो एम.एन. श्रीनिवास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है, उन्हें हर चीज़ में फंक्शन दिखाई देता है। अब कास्ट की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि जो कास्ट है उसने सोसाइटी की स्टेबिलिटी को मेंटेन किया हुआ है। ऐसी एक सिस्टम होता है जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम में दो ग्रुप होते हैं, एक तो होता है जजमान और एक होते हैं कामिंग्स।
जजमान वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको सर्विस दी जा रही है और कामीज वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, अब कभी कभी जजमान आपके कामीज भी बन जाते हैं क्योंकि वो सर्विस लेते हैं। जैसे अगर कोई नाई के पास बाल कटवाने जाता है तो उस टाइम नाई सर्विस दे रहा है और जो इंसान बाल कटवा रहा है वो सर्विस ले रहा है। बट बेसिकली हम इसको देखते हैं कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो जजमान हैं और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो कामीज हैं। ठीक है, इसके बारे में, जजमानी सिस्टम के बारे में एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि जो जजमानी सिस्टम है वो वर्टिकल सॉलिडारिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। वर्टिकल सॉलिडारिटी जो हायरार्की की होती है। ठीक है, आपको बस एक लाइन याद रखी है कि वर्टिकल की जजमानी सिस्टम मेंटेन वर्टिकल सॉलिडारिटी ऑफ सोसाइटी, ये हमारे एम एन श्रीनिवास कहते हैं। चलिए अब हम थैंक यू से पहले बुक्स याद करेंगे। ठीक है, बुक्स के बारे में टेंशन आपको नहीं लेनी है अगर आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो। ठीक है, सबसे पहले हम एक स्टोरी वाइज याद करेंगे। जितना मैंने आपको पढ़ाया आई होप आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगर वो सब बैठ गया तो बुक्स को याद करने में हमें सिर्फ 2 मिनट नहीं 1 मिनट लगेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम मैरिज फैमिली इन मैसूर की। एम एन श्रीनिवास का जन्म हुआ था मैसूर में। मैसूर के एक ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले जो शब्द आएगा वो आएगा मैसूर, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। दूसरा आएगा मैसूर में जब वो पैदा हुए थे तो उन्होंने अपने आसपास कूर्ग कम्युनिटी को देखा, क्योंकि वो मैसूर में पैदा हुए थे। कूर्ग कम्युनिटी भी कर्नाटका से थी तो उन्होंने कूर्ग कम्युनिटी को देखा। उन्होंने देखा कि ये जो कूर्ग कम्युनिटी है यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ पे ओक का भी फॉलो किया जाता है। सबसे पहला वर्ड मैसूर, दूसरा वर्ड कूर्ग कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बुक है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर। कूर्ग जब कम्युनिटी को उन्होंने देख लिया तो उन्होंने बोला अब मैंने इसको देख लिया, मैं कास्ट पे स्टडी करूँगा। ठीक है जी, कास्ट पे स्टडी करी। जब उन्होंने कास्ट पे स्टडी की तो उन्होंने देखा कैसे कास्ट की वजह से सोशल चेंज हो रहा है। भाई देखो, कास्ट की वजह से संस्कृताइजेशन, कास्ट की वजह से ब्राह्मणाइजेशन, कास्ट की वजह से डोमिनेंट कास्ट, सब कुछ चेंज किसकी वजह से हो रहा है? कास्ट की वजह से। तो उन्होंने बोला कास्ट में स्टडी करूँगा लेकिन अब मैं देखूंगा मेन कि कास्ट की वजह से कौन से सोशल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जब उन्होंने कास्ट को पढ़ा तो उन्होंने देखा अब मैं सोशल चेंज जो हो रहे हैं वो रामपुरा विलेज में पढ़ूंगा। रामपुरा विलेज में जहाँ पे उन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया था? उन्होंने देखा रामपुरा विलेज में बहुत सारे डायमेंशन है सोशल चेंज की, संस्कृताइजेशन, ब्राह्मणाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, क्या कहते हैं, सेक्युलराइजेशन। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने स्टडी किया डोमिनेंट कास्ट को। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। मैसूर में उनका जन्म हुआ। ठीक है, फिर उन्होंने जब वो पैदा हुए तो उसके जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि कूर्ग कम्युनिटी के लोगों के बारे में स्टडी करते हैं। कूर्ग के बारे में स्टडी किया। जब कूर्ग के बारे में स्टडी किया तो उन्होंने कहा अब हमने कूर्ग के बारे में स्टडी कर लिया, हम कास्ट के बारे में स्टडी करते हैं और हम ये देखेंगे कि कास्ट की वजह से कौन कौन से सोशल चेंज हो रहे हैं। सोशल चेंज को देखने कहाँ जाएंगे हम? सोशल चेंज को देखने जाएंगे हम द रिमेंबर्ड विलेजेस में। रिमेंबर्ड विलेज, उन्होंने सोचा कि जो मेरे दिमाग में एक विलेज आ रहा है मैं उस विलेज में सोशल चेंज को देखने जाऊँगा। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा कि कौन कौन से डायमेंशन है सोशल चेंज की, किस किस की वजह से सोशल चेंज हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने डायमेंशन पाया, वो पाया था डोमिनेंट कास्ट। देखो रिमेंबर्ड विलेज में ना उन्होंने रामपुरा विलेज की स्टडी की थी और रामपुरा विलेज में उन्होंने डोमिनेंट कास्ट की बात की थी। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है, ठीक है, अब उन्होंने बोला भाई देखो मैंने कम्युनिटी भी पढ़ ली, मैंने कास्ट भी पढ़ ली, अब मैं ये विलेज कास्ट और जेंडर को पढ़ूंगा। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं। ये बुक आपको यहीं पे याद करके जानी है। इसके बाद कोई भी यूट्यूब वीडियो हो, कोई भी किताब खोल के भी देखोगे ना, आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए कि मैम ने क्या पढ़ाया था। सबसे पहले वो मैसूर में पैदा हुए थे। मैसूर में पैदा होने के बाद उन्होंने कूर्ग कम्युनिटी पे स्टडी किया। उन्होंने देखा कि ये, अब बोला कि हम कास्ट के बारे में पढ़ेंगे, कास्ट की वजह से कौन से सोशल चेंज हो रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि हम जो मेरे माइंड में विलेज है मैं उसको पढ़ूंगा। ठीक है, अब उस विलेज में कौन कौन से डायमेंशन है, किस किस की वजह से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब पता चला भाई ये तो चेंज डोमिनेंट कास्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब डोमिनेंट कास्ट के बाद उन्होंने देखा कि अब हम पूरे विलेज को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जेंडर भी पढ़ेंगे, यहाँ पे हम विलेज भी पढ़ेंगे, कास्ट भी पढ़ेंगे। इस तरह से इनकी जो बुक्स हैं। ठीक है भाई, तो आपका एम एन श्रीनिवास खत्म होता है। यूजीसी नेट के हिसाब से मोर देन इनफ पढ़ा दिया है आपको। यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, फैक्चुअल क्लैरिटी क्लियर हो जानी चाहिए, बुक्स क्लियर हो जानी चाहिए, बुक्स की क्रोनोलॉजी तो एकदम दिमाग में आपके बैठ जानी चाहिए।
सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हम ऐसे ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर्स कवर करने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।